आई वॉन्टेड टू डू थिएटर इन बॉम्बे। दिल्ली ऐसा शहर भी नहीं था जहाँ एक लड़की अकेले रह पाए, अभी भी नहीं है, तब भी नहीं था। जैसे आपने कहा जेन जी जो है और उससे भी बाद वाले, वो थिएटर को सोचकर चल रहे हैं, अबे हमें थिएटर करना है और जॉब जाए भाड़ में, पैसे जाए भाड़ में, हमको ये करना, हम ये कर रहे हैं। और दिनेश जी जैसे ट्रेन करते हैं एक्टर्स को, तो इट्स वंडरफुल। ही वॉज अ फैंटास्टिक ट्रेनर ऑफ एक्टर्स एंड खुद अपने आप में बड़ी शख्सियत थे। एज एन एक्टर ही वॉज वंडरफुल। वो तो आपने फिल्मों में भी देखा है। चलो नाटक तो नाटक है, नाटक के लिए आपको बहुत कुछ तामझाम करना पड़ता है। सेट होना चाहिए, प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप मूव कर पाओ, रिहर्सल कर पाओ। आप कहानियां उठाइए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से प्रकाशित हिंदी दैनिक आज की जनधारा से मैं हूँ मनीषा। नाटक कला का एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम समाज के विभिन्न पहलुओं को बड़े नज़दीक से देखते हैं। नाटक में अभिनेता वो व्यक्ति है, वो शख्स है जो अपने किरदार में एक नई जान फूंकता है, अपने हर एक नए किरदार में एक नई जान फूंकता है। नाटक का निर्देशक वो व्यक्ति है जो अपने हर नाटक में, अपने हर नाटक की कहानियों में एक नया संसार गूंथता है। आज मेरे साथ रंगमंच से जुड़ी वो कलाकार हैं, वो शख्सियत हैं जिन्होंने एक निर्देशक के तौर पर और एक अभिनेत्री के तौर पर, एक अभिनेता के तौर पर नाटकों के कई संसार, कहानियों के कई संसार रचे गुथे हैं और हमारे सामने पिछले 30 वर्षों से, मैं कहूँगी लगभग 30 वर्षों से कई खूबसूरत नाटक लेकर के आते रहे हैं। सौभाग्यवश आज ये हमारे साथ हमारे रायपुर शहर में हैं। रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय मुक्तिबोध नाट्य समारोह में शिरकत करने के लिए अपने नाटक के साथ आज हमारे साथ उपस्थित हैं। आज हम लोगों को इनसे बात करने का मौका मिला है, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए मैम, और मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि नाटकों से जो आपका लगाव है वो कैसे हुआ और नाटकों को लेकर के आपके जो आदर्श है, पहले आदर्श है, वो कौन रहे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीता माथुर ठाकुर है और मैं अंक थिएटर ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। पिछले ऑलमोस्ट 25-26 ईयर से अंक के साथ जुड़ी हुई हूँ। इसके पहले मैं इप्टा के साथ थी, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। लेकिन उससे पहले तो मैं ऑफ कोर्स हमारा तो बेस बॉम्बे में है, लेकिन आई बिलोंग टू अजमेर और मेरी पढ़ाई सब अजमेर में हुई है। और अजमेर में पढ़ते वक्त स्कूल और कॉलेज में दोनों समय हमने थिएटर बहुत किया है। ऐसा हुआ बाय चांस कि इस तरह का स्कूल और कॉलेज मिल गया जिसमें थिएटर को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती थी। तो उसी समय से लगने लगा कि थिएटर में तो कुछ करना ही है। पर आप तो जानते हैं जिस तरह का माहौल है, थिएटर इज़ नॉट पेइंग। जब मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे एनएसडी ज्वाइन करना है, तो उन्होंने कहा क्या करोगी तुम, हैं एनएसडी ज्वाइन करके हीरोइन बन जाओगी कहीं पर? ऐसे नहीं, ऐसा तो नहीं लगता मुझे कि मैं हीरोइन बन पाऊंगी। तो फिर करोगी क्या? पढ़ाई करती हो अच्छी तरह से, ठीक से पढ़ाई करो और अपने पैसे के साथ, अपने पैसे के बल पर तुम थिएटर करो। बात समझ में आ गई कि पहले तो कुछ करना पड़ेगा। सो आई डिड माई MBA जयपुर से और आई गॉट अ गुड जॉब। और वो यही था कि जॉब मुझे बॉम्बे में चाहिए था, दिल्ली वगैरह कहीं नहीं, बॉम्बे में ही, क्योंकि आई वॉन्टेड टू डू थिएटर इन बॉम्बे। दिल्ली ऐसा शहर भी नहीं था जहाँ एक लड़की अकेले रह पाए, अभी भी नहीं है, तब भी नहीं था। तो अभी भी बेटर है ऑफ कोर्स सिचुएशन, लेकिन सो आई गॉट अ जॉब एंड आई केम टू बॉम्बे। और जिस दिन से मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन की है उसी दिन से मैंने खोजबीन शुरू कर दी कि कौन सा थिएटर ग्रुप है जिसके साथ मैं काम कर सकती हूँ। सो आई इप्टा का नाम पता चला, ऐसे लोग पता चले जो इप्टा में काफ़ी सीनियर पोजीशन पे थे जिन्होंने हमें हेल्प किया। सो आई जॉइंड इप्टा। हंगल साहब थे, जब AK हंगल इप्टा के हेड थे, प्रेसिडेंट थे, और सुधीर पांडे एंड मुश्ताक खान और बहुत से लोग जो आजकल आपको दिखते हैं और तब भी दिखते थे फिल्मों में एज अ कैरेक्टर एक्टर्स, वो सब इप्टा में थे। तो उनका भी बहुत मदद मिला। पर यह हुआ कि इप्टा में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बहुत सारे लोग थे इप्टा में और एक हायरार्की वगैरह सब था,
तो 3 साल में मैं सिर्फ 3 नाटक कर पाई। मैं उस पे भी आऊंगी मैम। निश्चित रूप से आप अपने जो उद्देश्य को लेकर के अपने बहुत स्पष्ट थी मुझे लगता है, और तभी आपने वो प्रोफेशन चुना और वो जगह चुनी और आप वहां तक गई। तो एक तो ये तो बात बहुत अच्छी है। और मैं एक बात यहाँ पर और जोड़ना चाहती हूँ कि इंट्रोडक्शन में मैं आपका नाम नहीं बताई, क्योंकि आपका चेहरा ही आपका नाम है और आपका काम ही आपका चेहरा है। तो इसलिए मैं आपके नाम को मैं समझी कि ठीक है, आपका चेहरा देखते ही लोग आपको पहचान जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि थिएटर एक्टर्स के साथ ये ज्यादा ऐसा नहीं होता है जी। बट ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देख रहे हैं, जो थिएटर देखते नहीं हैं, तो उनके लिए बता देना थोड़ा जरूरी होता है। जी जी जी। एक बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि निश्चित रूप से आप बहुत स्पष्ट थी अपने सपने को लेकर के, मैं ये बोलूंगी। और आज जो है वो आज आप अपने सपने के साथ ही जी रही हैं। लेकिन मैंने जब आपके बारे में पढ़ा और आपके दूसरे पुराने नाटक में कुछ देख रही थी, तो मैंने ये देखा कि आप शुरुआत के समय में फिल्मों के साथ भी थोड़ी 90s में आप फिल्मों से भी जुड़ी, लेकिन उसके बाद 90s में आपने कुछ 3 फिल्में की और उसके बाद आप शायद फिल्मों से अलग हो गई। तो ऐसा क्या रहा जो आपको फिल्मों से इतना डिटैच करके और इतना ज़्यादा समर्पित किया नाटकों की ओर? तो जैसे मैंने कहा कि इप्टा में मैंने सिर्फ 3 नाटक किए, फिर उसके बाद मुझे था ये कि दिनेश ठाकुर का जो अंक है वो मुझे ज्वाइन करना था। तब एक्चुअली मैं 2 सीरियल्स ऑलरेडी कर चुकी थी। एक तो बहुत ही पॉपुलर सीरियल रहा था कशिश, और एक एमएस सत्यू का सीरियल था कायर, जो उन्होंने साउथ इंडिया में शूट किया था। अब इस दौरान ये हुआ कि मुझे बहुत सारे लोग जो दिनेश ठाकुर के अंक के साथ काम करते थे वो मिले, और उन्होंने कहा कि दिनेश जी को आप बोलिए, बात करिए, उनका ग्रुप ज्वाइन करिए। तो मैंने किया, बहुत दिनेश जी के पीछे पड़ी कि मुझे आपका ग्रुप ज्वाइन करना है, और किसी तरह उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। तो वो पहला जो मैंने रोल किया था वो मतलब एक काइंड ऑफ केमियो था उस प्ले में, और उसके बाद वो फर्स्ट एंड लास्ट केमियो मैंने किया अंक में, और उसके बाद बहुत सारे अच्छे रोल मिले और प्रगति होती गई, क्योंकि हमारे लिए तो प्रोफेशनल थिएटर सीखने का यही जरिया था। दिनेश जी हमारे गुरु थे। तो उस समय मैंने, जैसे आपने कहा कि आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग फिल्म्स, बट वेरी क्लियरली मैंने ये पाया कि अगर मुझे फिल्मों में कोई अच्छा किरदार और मजबूत किरदार करना है तो बहुत सारा कॉम्प्रोमाइजेस इन्वॉल्व्ड है, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसा है कि आप कुछ दिए बगैर आपको कुछ मिलता नहीं है। वो बहुत क्लियर था, एंड पीपल आर वेरी क्लियर अबाउट इट इन द इंडस्ट्री ऑल्सो कि भाई दिस इज द थिंग, आपको करना है कुछ, तो ये आपको करना पड़ेगा। एंड आई वॉज नॉट रेडी टू डू दैट, नॉर वॉज आई रेडी टू गिव अप माई जॉब भी अच्छा था, मैं जॉब भी इंजॉय कर रही थी। तो एक यही बात थी कि जॉब के साथ थिएटर पॉसिबल था। और दिनेश जी ने भी ये कहा कि जब मैं आपको इतने अच्छे अच्छे किरदार करने को दे रहा हूँ और तुम्हारी वजह से मैं और अच्छे किरदार वाले प्लेस कर सकता हूँ, तो तुम्हें इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। बात समझ में आई कि यहाँ वहां भटकने से, कॉम्प्रोमाइज करने से, वो करने से जो मन नहीं चाहता है, उससे अच्छा है कि आप थिएटर करो, आप सीखोगे भी। और ऑफ कोर्स थिएटर इज लिमिटेड, उसकी ऑडियंस लिमिटेड है, उतना आपका एक्सपोजर नहीं होता है, बट यू हैव टू चूज इन लाइफ, यू हैव टू चूज। सो दिस इज व्हाट आई चोज, एंड दैट इज व्हाई फिल्मों का काम होता गया। वही फिल्में की जहां आप लोग अच्छी तरह, आप जिनको जानते थे, जहां इस कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं थी, पर कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करने के लिए तो वही बीच में आता था, आड़े आता था, तो फिर हमने उसको छोड़ दिया। जी जी जी। एक चीज ये है कि आपने देखा कि बैलेंस्ड कहाँ पर आप अपने करियर को और अपने सपने को कर पा रही हैं, और वो भी बैलेंस्ड बहुत फ्रूटफुल हो और बड़ा क्रिएटिव हो। तो इसको लेकर के आपने ये सोचा कि आप फिल्मों को थोड़े दरकिनार करके और आपने अपने नाटक को चुना। ये बात सही है, लेकिन आज हम जब देखते हैं कि जो लोग नाटक कर रहे हैं और जो लोग नाटक की विधा से किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि इसकी मस्ती क्या है, इसका आनंद क्या है। लेकिन
ये भी देखने को मिलता है कि आज जो है वो नाटक का दायरा बहुत सीमित हो गया है। मुझे लगता है कि बीच में बहुत सीमित था, लेकिन ये फिर से ये लोगों के बीच बहुत जा रहा है, और इसके लिए निश्चित रूप से जो आप जैसे नाटक करने वाले लोग हैं और जो इस समूह के लोग हैं उसको बहुत उस पर बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ सोचा जा रहा है क्या कि जो आज की जेनजीज है ना, वो इतनी नाटक को लेकर के इतनी अवेयर हो और वो अपने जेनरेशन में इसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए और इसको अपना पाए, इसके लिए कोई प्रयास है क्या? आपको जानकर थोड़ा सा तो सरप्राइज लगेगा कि बहुत सारे यंग लोग, यूथ जो है वो थिएटर कर रहे हैं। हम लोग जिस तरह से दो नाव पर सवार होकर चलते थे कि एक तो जॉब कर रहे हैं दिन में और शाम को रिहर्सल और शाम को शो कर रहे हैं, और दोनों में अपनी पूरी कोशिश ये रहती है कि पूरी ऊर्जा दे पाएं। बहुत से ऐसे, जैसे आपने कहा जेन जी जो हैं और उससे भी बाद वाले, वो थिएटर को सोचकर चल रहे हैं, अबे हमें थिएटर करना है और जॉब जाए भाड़ में, पैसे जाए भाड़ में, हमको ये करना, हम ये कर रहे हैं। और वो ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स सशक्त हैं। हमारे पेरेंट्स ने तो हमने कह दिया कि भैया आप अपने पैसे पे करो। आज के पेरेंट्स, जैसे हमारे लोग, हमारी जनरेशन के लोग, वो कहते हैं बेटा तुम्हारा ये शौक है तो इस शौक को पूरा करो, हम है ना। तो इस जनरेशन के पास ये बैकअप प्लान है, पेरेंट्स का बैकअप प्लान है। तो यू विल बी सरप्राइज कि बहुत सारी यंगर जनरेशन जो है वो थिएटर कर रही है और करना चाहती है, लेकिन वो दूसरों का थिएटर देखना नहीं चाहती। ये अजीब एक डायकोटमी है कि वो जब भी मैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं जो थिएटर करना चाहते हैं और मैं उनको पूछती हूँ, नहीं मेरा तो शुरू से सपना था कि मैं थिएटर करूँ। मैंने आपने कितने थिएटर प्लेस देखे हैं, कितने नाटक पढ़े हैं? कुछ भी नहीं। सो तैयारी कुछ नहीं है, कुछ प्लान नहीं है, लेकिन थिएटर करना है। तो हम कहते हैं आ जाओ करो। और फिर बहुत कुछ लोग होते हैं जो लग कर करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आफ्टर सम टाइम थोड़ा सा ये जो जनरेशन है इसका अटेंशन बहुत जल्दी हट जाता है। तो लोग तो आ रहे हैं करने के लिए और करते भी हैं, लेकिन दूसरों के नाटक देखना और कुछ बड़ी विजन हो उनके लिए थिएटर को लेकर, उसमें कमी है। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि जितनी जगह जाएं और नाटक करें। अभी हमने जबलपुर में, जो हम ये आज शाम को नाटक है, ये हम जबलपुर में करने गए। तो जबलपुर में एक बहुत बड़ा कुछ ग्रुप यंगस्टर्स का, जो कि लिटरेचर पढ़ाते हैं, ऐसे यंगस्टर्स, वो लोग आए और उनको नाटक इतना अच्छा लगा। और बहुत सारे ऐसे लोग, हर शो में बहुत सारे ऐसे यंग लोग आते जो कहते हैं हम पहली बार नाटक देख रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि जितने हो ज्यादा शोज करें। एंड जो हमारा प्रचार है, जैसे न्यूज़पेपर में तो हम ऐड डालते हैं, लेकिन सोशल मीडिया, इंस्टा पे बहुत ज्यादा हम आजकल एड्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द ओनली वे टू रीच द यंगर पीपल। सो अब वो आते हैं और वो ये मानसिकता भी रखते हैं, समझ भी रखते हैं, पर एक कमिटमेंट और डेडिकेशन और वो हार्ड वर्क करने की जो प्रवृत्ति है ना, वो थोड़ी मिसिंग है। तो उसको हमें अभी बढ़ावा देना है, उनको उन पे इम्प्रेस करना है कि आओ और यहाँ पे बहुत कुछ है। एंड उसकी जो खुशी है आपको थिएटर में लाइव ऑडियंस की, उसको भोगो और उसमें आगे बढ़ो। ये हमारा प्रयास जारी। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो थिएटर करके, वो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। आज जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभिनेता हैं, बिहार के हैं और छोटे शहरों से हैं, जो कि एनएसडी से आए, उन्होंने थिएटर किया। कुछ लोगों ने एनएसडी से नहीं भी किया, वो दूसरे थिएटर ग्रुप से जुड़े रहे, और जब वो फिल्मों में सक्रिय हो गए और जब वो सफल हो गए तो वापस वो थिएटर की तरफ नहीं देखे। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है इस विधा के साथ जुड़े रहने वाले लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं इसमें बस एक छोटी सी अपनी सजेशन देना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास आप जैसे लोगों को ज़रूर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो आपकी जो नाट्य संस्था है अंक, जिसका आप संचालन कर रही हैं, जिसका आप एडमिनिस्ट्रेशन देखती हैं, जिसका आप क्रिएटिव पार्ट देखती हैं, तो उन संस्थाओं को मुझे लगता है कि वो आगे बढ़कर
करके ऐसे लोगों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, वापस उस विधा में लाना ज़रूरी है, ताकि ये जो अभी जो नई जनरेशन है वो देख पाए कि सिर्फ कला का और जो एक्टिंग का एक ही माध्यम नहीं है, इसका जो बेस है वो कहीं और है। तो अब जब अंक की बात हो रही है तो मैं बात करना चाहूँगी कि आपने निश्चित रूप से, आप इतनी प्रिविलेज्ड रही कि आपको एक तरफ A.K. हंगल साहब के साथ काम करने का मौका मिला और दूसरी तरफ आप दिनेश ठाकुर जी के साथ। तो दिनेश ठाकुर जी के साथ जो आपका काम रहा, उसके बारे में आप थोड़ा अपना अनुभव साझा करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग NSD से पढ़ के आए हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, ऑब्वियसली उनको ड्रामा थिएटर की विधि बहुत अच्छी तरह से उससे परिचित हैं, बहुत कुछ वो इस देश की थिएटर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम एक ही है कि थिएटर में पैसा नहीं है, आप उससे अपनी जीविका नहीं चला सकते, इट्स इम्पॉसिबल। जो ये सोच के आता है कि थिएटर से मैं जीविका चलाऊंगा, वो भ्रम में है। आप जो NSD से ग्रेजुएट होकर आया है, आप उसको कहो कि आओ हमारी थिएटर संस्था में काम करो, तो वो अपनी जीविका तो उससे चला नहीं सकता, उसको कुछ और तो करना ही पड़ता है। और जब एक बार वो फिल्म और सीरियल्स और इसके उसमें चला जाता है, तो उसको फिर समय निकालना थिएटर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक अजीब विडंबना है कि आपने तो ट्रेनिंग की है थिएटर करने की, लेकिन आप करते कुछ और ही हो। पर ये एक और अच्छी बात है कि जब ऐसे लोग अपनी जगह बना लेते हैं फिल्मों में, सीरियल्स में, तो फिर वो वापस थिएटर की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे मुकुल नाग है, बहुत सारे, अभी हमने हमारा सबसे लेटेस्ट प्रोडक्शन है अंक का, सीता बनवास। ये आगा हशर कश्मीरी का लिखा हुआ नाटक है, जो ऑलमोस्ट 100 साल पहले उन्होंने लिखा है, और वो भी हमने ओपन किया अक्टूबर में। तो उसमें NSD के कई लोग हैं, द डायरेक्टर हिमसेल्फ इज एक्स NSD, मतलब NSD से पढ़े हुए हैं। तो हम ऑफकोर्स प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग भी ट्रेंड हैं और जो अपनी जीविका के लिए इधर उधर कर रहे हैं, वो भी आकर हमारे साथ वापस काम करें। और ऐसा हो रहा है, जिससे ग्रुप में और नई ऊर्जा और एनर्जी और हमारा काम आगे बढ़ रहा है। तो दिनेश जी ने भी जब अंक शुरू किया था 1976 में, तब उनका भी यही था कि ना NSD वाले आए, पर वही बात हुई कि यहाँ से आपको जीविका नहीं मिल पाती है। तो कुछ लोग आए, किए, चले गए। तो हमेशा से थिएटर का यही रहा है कि लोग आते हैं और लोग जाते हैं, और वो उनके आने और उनके जाने के बीच में आप उनके साथ थिएटर कर लीजिए। तो जो जा रहा है तो कोई आ भी रहा है। तो यही थिएटर का सिलसिला हमेशा से रहा है। जहां तक दिनेश जी की बात है कि दिनेश जी हैज बीन माई गुरु, और उन्होंने, जैसे मुझे इप्टा में हमेशा ये लगा कि मुझ में बड़ी कमियां हैं, और वो काफी क्लियर था कि कुछ कमियां हैं। एज प्रोफेशनल, आई वाज नॉट प्रोफेशनली ट्रेन्ड, सो आई नो। आपको ये जानना कि आप में क्या कमियां हैं इज द फर्स्ट स्टेप, पर उन कमियों को पूरा करना कैसे है वो सेकंड स्टेप है। लेकिन वो मुझे इप्टा में नहीं मिल पाया, तो मैंने दिनेश जी के साथ काम करना शुरू किया। और दिनेश जी जैसे ट्रेन करते हैं एक्टर्स को, तो इट्स वंडरफुल। ही वॉज अ फैंटास्टिक ट्रेनर ऑफ एक्टर्स, एंड खुद अपने आप में बड़ी शख्सियत थे। एज एन एक्टर ही वॉज वंडरफुल। वो तो आपने फिल्मों में भी देखा है। तो वो हमेशा से सबसे पहले गुरु रहे। और एक डायरेक्टर के साथ ये होता है कि जब उनके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जिनको वो गुड स्ट्रॉन्ग अभिनेता पाते हैं, तो वो एक्टर भी, वो डायरेक्टर भी ड्रीम करने लगता है कि चलो मैं ये प्रोडक्शन कर लूँ, ये कर लूँ, ये जो मैं चाहता था ये कर लूँ। तो हमारे साथ यही हुआ कि सबसे पहले जब हम दिनेश जी के साथ जुड़े, तो दिनेश जी का बहुत पुराना सपना था कि विजय तेंदुलकर का कन्यादान करें। अच्छा। अब उनको लगा कि उनके पास वो टीम मौजूद है। तो इनफैक्ट कन्यादान वाज, यू कैन से, माय प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन इन थिएटर। अच्छा। कन्यादान में बहुत स्ट्रॉन्ग महिला पात्र थी, 2 बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स थे, और इसके लिए हमें विजय तेंदुलकर को बहुत थैंक करना है। लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू विजय तेंदुलकर एज अ प्ले राइट, कि उन्होंने अपने नाटकों में इतने स्ट्रॉन्ग विमेन कैरेक्टर्स क्रिएट किए। तो मराठी में तो उनका वो, ही इज वेरी वेरी वेल नोन। हिंदी में भी बिकॉज ऑफ दिनेश जी एंड बिकॉज ऑफ अंक,
उनको हिंदी में भी बहुत सारे पुरस्कार मिले, क्योंकि बहुत सारे विजय तेंदुलकर के प्लेस दिनेश जी ने हिंदी में किए, एंड मेनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, बिकॉज विमेन फॉर्म 1/2 ऑफ योर पॉपुलेशन। अगर उनकी बात ना रखी जाए तो आपकी बात अधूरी है, बिल्कुल ही अधूरी है। तो उनकी बात तो रखी जानी चाहिए। और बहुत समय से आप देख रहे हैं कि विमेन इन आवर कंट्री आर सेकंड क्लास सिटीजन्स, तो उनकी जो त्रासदी है वो जब तक सामने ना आए, अ सोसाइटी कैन नॉट ग्रो। सो यू नीड टू नो कि औरतों का पक्ष क्या है। और ये विजय तेंदुलकर के नाटकों में बहुत अच्छी तरह से आता था। और तो मेरे लिए तो दिनेश जी was God sent, and of course then we had a closer relationship, we got married, and sadly we lost दिनेश जी in 2012 बहुत जल्दी किन्हीं वजहों से, उनकी बीमारी की वजह से and all that। बट वो ये मुझसे प्रॉमिस ले गए कि अंक को किसी भी तरह आप 50 साल करवाएंगे। तो वो मैंने उनको प्रॉमिस किया कि किसी भी तरह से हम अंक को 50 इयर्स अंक का होना जरूरी है। तो अगले साल अंक के 50 साल कंप्लीट होंगे। और मेरा तो ये है कि मैं ये देखती हूँ कि कोई भी प्लेयर जो हमें उठाना है, करना है, उसमें एक औरत का रोल इम्पोर्टेंट होना चाहिए जी। और अगर नहीं है तो क्रिएट करो जी जी। तो मैं वही पूछ रही थी कि जब आपकी रचना प्रक्रिया में महिला दृष्टि कैसे उभर करके आती है, और आप इसको जब भी आप इसको रखना चाहती हैं अपने प्ले में, हाँ सॉरी, तो आपकी जो रचना प्रक्रिया है उसमें महिला दृष्टि कैसे उभर करके आती है? जब आप किसी प्ले को लिखती हैं या किसी प्ले को डायरेक्ट करती हैं, तो फिर आप कैसे देखती हैं कि इसमें महिलाओं के लिए क्या अवसर तलाशने हैं और उनके लिए क्या ऐसे मैसेज देने हैं? कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि कुछ लिखते समय लगता होगा कि नहीं ये शायद बहुत ज़्यादा ना हो जाए महिलाओं के लिए, या फिर लोगों से इस तरीके के सवाल ना आने लगे, कुछ इस तरीके की उनकी तरफ से वैसे रिएक्शन ना आने लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा लिख गया है और ये बहुत ज़्यादा वन साइडेड हो गया है। तो आप कैसे वहाँ पर अपने आप को बैलेंस करती हैं, मतलब उस प्रक्रिया में, उस रचना में कैसे उस चीज़ को बैलेंस करती हैं? जैसे मैंने कहा कि मुझे वही प्लेस करने हैं जिसमें औरतों का पक्ष मजबूत हो, विमेन कैरेक्टर्स आर इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग। मतलब इट कुड बी अ वीक वुमन ऑल्सो, लेकिन उसका है, उधर जगह है उसके लिए। बट लाइक यू सेड, यू हैव टू बैलेंस इट। It cannot be a one woman show all the time. And you have to be, see, theater is a reflection of real life. दर्पण है वो समाज का, तो समाज में सिर्फ औरतें तो है नहीं, है ना, तो वो वन साइडेड हो ही नहीं सकता। अब जैसे मैंने अभी एक नाटक लिखना खत्म किया है, एंड इट इज कॉल्ड वीर रानी अब्बक्का। रानी अब्बक्का एक साउथ इंडियन क्वीन थी, she was actually the first woman freedom fighter of this country. She fought the Portuguese. और उसकी बहुत अच्छी कहानी है, और किस तरह से वो जूझती है नॉट ओनली विद द पोर्चुगीज, अपने हस्बैंड के साथ भी, जो हस्बैंड उसका साथ नहीं देना चाहते, लेकिन उसका साथ कौन देता है? और पूरी औरतों की टीम तो नहीं है, उसका सेनापति है, उसका चीफ मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, एंड दे आर मेन। सो आपको वो स्ट्रॉन्ग मेन कैरेक्टर्स भी क्रिएट करने पड़ते हैं जो उसका साथ देते हैं। ऑफ कोर्स विजन उसका है, प्लानिंग उसकी है, स्ट्रैटेजी उसकी है, लेकिन इट विल गो फॉर अ टॉस इफ देयर आर नॉट इनफ पीपल टू सपोर्ट इट। तो मेन कैरेक्टर्स तो चाहिए ही चाहिए, इट कैन नेवर बी वन साइडेड। सो वो अपने आप बैलेंस आप करते हुए, रचना करते हुए आ ही जाता है। इफ देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, there are also some very strong men behind successful women. तो वो आपको दर्शाना पड़ता है। जी, बहुत अच्छा। और ये है भी कि जो आपके पतिदेव खड़े हैं आपके पीछे हैं कि नहीं? जो ये भी है कि जो हमारी सोसाइटी है, जो समाज है, परिवार है, कोई भी यूनिट है, वो दो लोगों के, ये जो दो पहिए हैं उनसे ही चलता है। तो निश्चित रूप से अगर एक महिला है और उसको एक साथ की ज़रूरत है तो पुरुष उसके साथ आएगा, और अगर पुरुष है उसको एक साथ की ज़रूरत है तो महिला उनके साथ खड़ी होगी। जो आपके नाटकों में दिखता है और दिख रहा है, जो आप अभी लिख रही हैं, वो भी कुछ ऐसा ही है। तो मैं ये भी जानना चाह रही थी कि औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए
नाटकों में जो अवसर हैं वो क्या हो सकते हैं अभी, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सारी औरतें हैं, जैसे अभी कल मैं एक महिला से मिली तो उन्होंने कहा वो नाटक सीखी नहीं, कभी की नहीं, कभी उन्होंने कुछ बहुत पढ़ा लिखा नहीं, तो जब बच्चे उनके बड़े हो गए, उनकी एक बेटी नाटक में गई तो उनको लगा कि नहीं मुझे भी कर लेना चाहिए, तो वो एक नाटक कर रही हैं। वो आज के हमारे जो समारोह है उसमें उनका एक नाटक में उनका भी किरदार है। तो ऐसी महिलाओं के लिए जो कि जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं, वो अगर किसी आप जैसे संस्था को, अंक जैसी संस्था को अप्रोच करती हैं तो, या फिर ऐसी दूसरी भी किसी संस्था को अप्रोच करती हैं तो कितना मौका है उनके लिए। और क्योंकि बहुत संभव है कि तब वो बहुत वो ट्रेंड नहीं होंगे इस विधा में, तो वैसी महिलाओं के लिए जो मौके हैं वो कितने हैं। और दूसरा ये सवाल है मेरा कि थिएटर को सरल सुलभ बनाने के लिए महिलाओं के लिए कोई ऐसा प्रयास जो अभी चल रहा हो, या फिर हमारे रेगुलर जो एक्टिविटीज़ में ही हम उसको लेकर के आ रहे हो, या कोई विशेष प्रयास चल रहा हो, तो उस बारे में मुझे बता दीजिए। देखिए, एक बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप थिएटर करना चाहते हैं तो एक ट्रेनिंग, एक वर्कशॉप उसके लिए बहुत ज़रूरी है और वो आपको करनी ही चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि आपको वर्कशॉप कहीं अवेलेबल ना हो। इस शहर में भी, रायपुर में भी आई एम श्योर ऐसे कुछ लोग होंगे जो थिएटर सिखा सकते हैं आपको। एनएसडी के कुछ लोग होंगे जो यहाँ रायपुर में बस गए हैं, या जैसे अभी सुभाष जी हैं, सुभाष मिश्रा जी जो कर रहे हैं ये बड़ा फेस्टिवल, वो भी कुछ लोगों को जानते होंगे, वो भी कुछ वर्कशॉप, उनकी वाइफ भी कुछ वर्कशॉप करती हैं, रचना जी। तो इन लोगों से जुड़कर थोड़ा स्पीच पे काम करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप है स्पीच पे काम करना। तो एक ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप बिना ट्रेनिंग के करेंगे तो आप बोलेंगे आप अपने इंस्टिंक्ट पे काम कर रहे हैं, एंड इंस्टिंक्ट कैन बी पावरफुल, नो डाउट अबाउट दैट, बट जो ज़रूरी चीज़ है जैसे आवाज़ है, एक सोचने का, एक अप्रोच का तरीका, वो आप मिस आउट कर जाओगे। और मतलब ट्रायल एंड एरर के साथ शायद आप वो पाओ, लेकिन फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, वो ट्रेनिंग तो आपको करनी चाहिए। एंड देयर आर मेनी पीपल जो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करते हैं, तो ये भी है। अब दूसरी बात ये रही कि इनके पास अवसर कैसे मिल सकता है। हमने ये पाया कि चलो नाटक तो नाटक है, नाटक के लिए आपको बहुत कुछ तामझाम करना पड़ता है, सेट होना चाहिए, प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप मूव कर पाओ, रिहर्सल कर पाओ। आप कहानियाँ उठाइए, हमारे यहाँ कहानियाँ भरी पड़ी हैं। फणेश्वर नाथ रेणु है, प्रेमचंद है, आपके परसाई जी हैं, इतनी सारी, शरद जोशी जी, इतनी सारी कहानियाँ हैं। कहानियाँ उठाइए और कहानियाँ पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जब आप 10 बार एक कहानी को पढ़ लेंगे, 4 लोग बैठ के कहानी को पढ़िए। और वहाँ आपको न फीमेल किरदार की जरूरत है न मेल किरदार की जरूरत है। जो भी कहानी पढ़ रहा है, चलो मैंने कहानी उठाई, मैंने कहा चलो मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करूंगी, फिर तुम उसको ले लो और फिर तुम उसको ले लो, और फिर ऐसा होगा कि उसमें जो डायलॉग्स अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। तो फिर उसमें क्या जरूरत है आपको, आप अपने घर में बैठ के और 10 लोगों को बुलाइए, आपके फ्रेंड्स को बुलाइए, आज हम कहानी पेश करना चाह रहे हैं, पढ़ के कैरेक्टर में बन के। ये प्रयास हमने शुरू किया है अभी। दिस इज कॉल्ड अंक का स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट। तो हम जैसे शरद जोशी की कहानी है मुद्रिका रहस्य, तो मुद्रिका रहस्य को हमने उठाया और उसमें हमने उसको मैंने एक सीन प्ले बना दिया, और 4, 5, 6, 7 किरदार हैं, और हम लोग बैठ के कहानी सुनाते हैं। हम ये रोटरी क्लब के लिए, लायंस क्लब के लिए, कुछ आर्ट गैलरीज के लिए हम ये प्रेजेंटेशन कर चुके हैं। अच्छा। और उसमें इतना मजा आता है, ऑफ कोर्स उसके लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत है, आप उसके लिए रिहर्सल भी करते हैं, लेकिन इतना मजा आता है जैसे आप कहानी देख रहे हो, ऑलमोस्ट ऐसा मजा आता है। फिर आपने थोड़ा सा म्यूजिक इधर डाल दिया, सो आपको उस थिएटर के तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती, और फिर भी आप थिएटर कर रहे हो। ये भी थिएटर है, ये भी एक तरीके का थिएटर है। तो इससे शुरुआत अगर आप करें, छोटी छोटी महफिलों में आप अपना कहानी रीडिंग, स्टोरी रीडिंग पेश करने लगे, तो दिस इज अ वेरी गुड बिगिनिंग। सी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, और मुझे लगता है कि ये उन महिलाओं के लिए सुनना और जानना बहुत ज़रूरी है जो चाहती हैं कि वो थिएटर से जुड़ें और इस नाटक की विधा से जुड़ें, स्टोरी टेलिंग की विधा से जुड़ें।
तो और ये मुझे लगता है मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था सुनना, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब अंत में बस इतना मैं सुनना चाहूँगी, मैं अपने दर्शकों को ये सुनाना चाहूँगी कि जो आज का आपका नाटक है, जो आप नाटक का जो मंचन होगा आपस की बात, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, ताकि जब ये लोगों तक ये जाए ये बातचीत, तो वो मंचन के लिए देखने के लिए वो आए थिएटर तक, और उसके बारे में थोड़ा बताइए ज़रूर। तो जो आज का नाटक है आपस की बात, ये वही है, आपस की बात। इसमें हमारा एक राइटर किरदार है जिसने कुछ कहानियां लिखी हैं और जो कुछ कहानियां पेश करना चाह रहा है। तो हमने 4 कहानियां चुनी हैं जिसमें जिनका मिजाज अलग अलग है। एक कहानी खत्म होती है, फिर दूसरी कहानी शुरू होती है, पर उनका एक थीम है, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, कि कौन एक्सप्लॉयटर है और कौन एक्सप्लॉयट हो रहा है। और कभी कभी ये समझ में ही नहीं आता कि कौन एक्सप्लॉइट हो रहा है और कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है। अच्छा। और कभी कभी ये हो जाता है कि जो एक्सप्लॉइटर है वो खुद को एक्सप्लॉइटेड पाता है। तो ये 4 कहानियों का सिलसिला है जिसमें ये चीजें आ जाती हैं। ये हास्य व्यंग्य है क्या? हाँ, मतलब यू कैन से कि एक व्यंग्य है और एक उसमें कॉमेडी भी है और एक लेवल ऑफ सीरियसनेस भी है इसमें। जब आप एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं तो थोड़ी तो एक कसक आएगी ही, तो वो कसक भी आती है और हंसी भी आती है। तो ये मिली जुली चीज है। इट्स नॉट ऑल आउट एंड आउट कॉमेडी, बट एक लेवल ऑफ, एक जगह कुछ इमोशनल टच और कहीं जगह ज्यादा इमोशनल टच, तो वो भी है। ये एंटन चेखोव की कहानियां हैं, रूसी लेखक एंटन चेखोव, और इसका अडेप्टेशन और राइटिंग दिनेश जी ने की है, दिनेश ठाकुर जी ने की है। तो ये आपको एक अलग सफर पे ले जाता है, और वो जो कॉमेडी है थोड़ी बढ़ती जाती है, थोड़ी कम होती है, और लास्ट कहानी में वो ज्यादा उभर के आती है। तो ये एक अलग सफर है। और जो चेखोव को जानते हैं वो जानते हैं कि वो थोड़े से लेफ्टिस्ट, ऑब्वियसली रशियन थे तो लेफ्टिस्ट थे, और जो शोषित वर्ग है उसके बारे में बहुत कंसर्न थे। तो वो उनका कंसर्न दिखता है इन कहानियों में। लेकिन आप सोच ही नहीं सकते कि किस तरह की ऐसी कहानियां होंगी और इस तरह के किरदार होंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छा सरप्राइज है इसमें। जी प्रीता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि हमारे जो भी दर्शक इस बातचीत को सुन रहे हैं, अगर आज उनका वीडियो, आज उन तक ये वीडियो, उन बातचीत उन तक पहुंचेगा तो वो थिएटर तक दौड़े चले आएंगे। और आगे भी जब कभी भी उन्हें नाटकों से जुड़ने का, नाटकों को देखने का मौका मिलेगा, वो ज़रूर थिएटर तक पहुंचेंगे, और विशेषकर प्रीता माथुर ठाकुर जी के नाटकों को बड़े चाव से देखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका प्रीता जी। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू। प्लीज कम वॉच द प्ले। आइए, जरूर देखिए नाटक। आज का रंग मंदिर में है, 7:30 7 बजे से शुरू है। जरूर आइएगा। नमस्कार।